So look at this. There is Asia, Africa, North America, South America, Europe and Oceania. ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं. क्लियर आपको? हम इसमें से बात आज किस कंट्री करने जा रहे हैं? इंडिया. फॉरेन पॉलिसी आज किस कंट्री की डिस्कस हो रही है? इंडिया. ठीक है. और इसमें मैंने लिखा क्या है? Ensuring a stable and multipolar balance of power in the Indo-Pacific region. मतलब इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन को कंबाइन करके हम बोलते हैं इंडो पैसिफिक. तो ये पूरे रीजन में वहां से यहां तक दिस इज इंडियन ओशियन. तो यहां से पूरा जाओगे आप, इतना बड़ा रीजन दैट इज इंडो पैसिफिक रीजन. इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन. तो इंडो पैसिफिक रीजन में क्या करना है हमें? स्टेबल एंड मल्टीपोलर बैलेंस ऑफ पावर बनाना है. नाउ व्हाट इज दिस? आई विल एक्सप्लेन यू. सपोज देयर आर टू पर्सन ए एंड पर्सन बी. पर्सन ए अगर पूरे वर्ल्ड की पावर अपने हाथों में कंसंट्रेट करना चाहे तो ये अपने आप को एज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी शो करना चाहता है. मतलब इट इज द मेन पोल. तो कौन सा कितनी कंट्रियों में सारी पावर कंसंट्रेटेड है? ओनली वन कंट्री. तो ये क्या हो गया? यूनिपोलर. ये क्या हो गया? यूनिपोलर. अगर ब्लॉक बी भी ऐसा करना चाहेगा तो वो भी हो जाएगा यूनिपोलर. अगर ए और बी मिलकर चाहेंगे कि पूरे वर्ल्ड की जो मेन पावर कंसंट्रेटेड हो वो इन दोनों के पास हो तो वन और टू मैंने टू कंट्रीज, यूनि नहीं मैंने बाय. तो ये क्या हो जाएगा? बायपोलर. लेकिन क्या ये सिनेरियो पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा होगा? क्या पावर किसी एक कंट्री के हाथ में कंसंट्रेट हुई अच्छी बात? क्या पावर 192 कंट्रीज में से सिर्फ 2 कंट्रीज के पास कंसंट्रेट हो गया है अच्छी बात? नहीं. पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए. तो हमें क्या चाहिए? मल्टीपोलर वर्ल्ड. कौन सा वर्ल्ड? मल्टीपोलर. मल्टीपोलर. Now there is always a word kind balance of power. Look, आपने तराजू देखा है? उसको बैलेंस कहा जाता है ना, बैलेंस स्केल, वेइंग स्केल. अब उसमें जिस तरफ ज्यादा भार डालिएगा बैलेंस ऑफ पावर उधर को टिल्ट हो जाएगा. तो पूरा जो वर्ल्ड है ना, उस वर्ल्ड की जो मेन कंट्रीज हैं वो हमेशा ये जो एक पावर का बैलेंस एस्टेब्लिश हो रखा है इसे अपनी तरफ टिल्ट करना चाहते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं. तो इसलिए बैलेंस ऑफ पावर वर्ड यूज होता है. अभी तक जो बैलेंस ऑफ पावर है वो किसकी तरफ टिल्टेड है? लुक दिस एशिया एंड अफ्रीका. किसी जमाने में आज से 200-300 साल पहले जब यूरोपियंस माने कि ब्रिटिशर्स और अमेरिकन्स निकले थे पूरी दुनिया पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय के लिए जब ये लोग यहां से चले थे इस तरफ तो ये वेस्ट थे और जिस तरफ ये चले थे वो ईस्ट था. अदरवाइज एक जो स्फेरिकल बॉडी है उस पे क्या वेस्ट और क्या ईस्ट? स्फेरिकल बॉडी पे तो कुछ वेस्ट ईस्ट नहीं होता ना. अब जो यहां से आपको ईस्ट नजर आ रहा है आप यहाँ पे खड़े हो जाइए तो वो वेस्ट हो जाएगा स्फेरिकल बॉडी पे. तो एक पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है ये, जो किस बेसिस पे डेवलप हुई है? जो अब तक के कस्टम और मैनर हुए हैं, जो रूल चला रहा है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रेसिडेंस, जो चलता चला आ रहा है. अब इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, जैसे ब्रिटेन, अंग्रेज कहते हैं ना, अंग्रेजों ने राज किया. तो ये ब्रिटेन ने जब अपने ईस्टवर्ड मूवमेंट की तो तब से ये जो सारे के सारे वर्ल्ड इनको नाम दिया जाने लगा, ये सब ईस्टर्न कंट्रीज. और तब से हम एक वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वेस्टर्न वर्ल्ड. जब हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहेंगे तो हम मेनली ईस्ट वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं और मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं. इनको हम वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हैं. वेस्टर्न वर्ल्ड में मोटा मोटा किन कंट्रियों का जिक्र होगा? यूएसए का, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड ब्रिटेन. दे आर सो कॉल्ड वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज, जिनकी तरफ अब तक का बैलेंस ऑफ पावर टिल्टेड है. बैलेंस ऑफ पावर किनकी तरफ है? वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ. लेकिन अब धीरे धीरे बैलेंस ऑफ पावर ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ हो रहा है. मतलब अब कौन स्ट्रांग हो रहा है? चाइना, साउथ कोरिया,
नॉर्थ कोरिया, जापान, इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो बैलेंस ऑफ पावर अब ऐसे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पावर अब ज्यादा इस तरह से शिफ्ट ना हो जाए, हमेशा एक बैलेंस पोजीशन में रहे। तो इंडिया क्या कह रहा है कि वो ये चाहेगा, एक तो ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये स्टेबल रहे, और दूसरा ये मल्टीपोलर रहे, ना चाइना ज्यादा सुप्रीम हो जाए, ना जापान ज्यादा सुप्रीम हो जाए, ना मैं ज्यादा सुप्रीम हो जाऊं, ये मल्टीपोलर रहे और मल्टीपोलर बैलेंस ऑफ पावर हो इंडो पैसिफिक रीजन में। ये समझाना चाह रहा है वो कि एक बैलेंस ऑफ पावर किसी एक ब्लॉक की तरफ ना जाए, मल्टीपोलर होगा तो ये स्टेबल रहेगा, सेंटर में रहेगा। डन, इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे चलेंगे। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी जब मई 2014 में अपनी पोजीशन एक्वायर करते हैं, अप्रैल में चुनाव जीतने के बाद, सारा काम धाम करने के बाद, तो उसके बाद नई गवर्नमेंट की एक नई फॉरेन पॉलिसी बनती है अगले 5 साल के लिए, क्योंकि सरकार चुनाव जीत के आएगी 5 साल के लिए। कि जब नरेंद्र मोदी आते हैं 2014 में, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट के द्वारा जो नेक्स्ट 5 ईयर के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, दैट इज द न्यू फॉरेन पॉलिसी ऑफ द न्यू गवर्नमेंट, जिसे बहुत बड़े पैमाने पर मोदी डॉक्ट्रिन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक के लिए हुए कदमों को पूरी तरह से बदला गया, प्रेगमेटिज्म देखा गया, एक नई अप्रोच देखी गई। तो इसलिए इसको बहुत बड़े पैमाने पर जो मीडिया क्रिटिक्स हैं वो मोदी डॉक्ट्रिन कहते हैं, कि ये मोदी की कहीं ना कहीं सोच इसमें नजर आती है। वो कैसे है वो आपको समझ भी आ जाएगा अभी। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये था कि आप सभी जानते हैं कि इस इंडिया पैसिफिक रीजन में चाइना बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं, चाइना के द्वारा बनाए गए वो सभी पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किए इंडिया के अराउंड। चाइना ने श्रीलंका में एक सिविलियन पोर्ट डेवलप किया, बंदरगाह बनाया जिसका नाम है हम्बनटोटा। पाकिस्तान में एक पोर्ट डेवलप किया जिसका नाम है गवादार। इसी तरह से चाइना ने आज की डेट में बांग्लादेश में पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, चिटागांव। इसी तरह से म्यांमार में पोर्ट डेवलप किया जा रहा है, दैट इज सितवे। कीनिया में डेवलप किया जा रहा है, दैट इज मोम्बासा। तो डिफरेंट पोर्ट्स जो इंडिया के अराउंड बनाए जा रहे हैं, मतलब एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की पॉलिसी, मोतियों की माला बुनी जा रही है इंडिया के अराउंड। इसको कैंसल आउट करना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और इंडिया की रिक्वायरमेंट भी बनती है, क्योंकि इस पूरे रीजन में, एशियन रीजन में, इंडिया का जो सबसे बड़ा ओपोनेंट है हर मामले में, चाहे वो इकोनॉमी के मामले में हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो या पॉलिटिक्स के मामले में हो, वो चाइना है। तो चाइना की पावर को बैलेंस आउट करना ये फर्स्ट प्रायोरिटी है इंडिया की। अदरवाइज इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया ने आज की डेट में 2-3 टर्म्स यूटिलाइज करी हैं, जिसमें सबसे पहली टर्म है नेबर फर्स्ट। इंडिया के जो पड़ोसी हैं वो सबसे पहले हैं, और इंडिया के पड़ोसी कौन से हैं? इंडिया का नेबर है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका है। तो ये जो नेबर फर्स्ट का कंसेप्ट है, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है एक्सटेंडेड नेबर्स। एक्सटेंडेड नेबर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज आ जाती हैं। अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट है कंट्री, तो ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट ही हुई ना। तो अगर ये पूरा एशिया है तो ये कंट्री साउथ ईस्ट कंट्रीज हुई ना, तो इनको हम साउथ ईस्ट कंट्रीज कहते हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब, फिलीपींस, ये क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो कंसेप्ट ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये एक तरह से इंडिया के एक्सटेंडेड नेबर हैं, और इस रीजन में चाइना के द्वारा बहुत ही असर्टिव प्रैक्टिसेस चली जा रही है। जैसे यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है जिसको हम साउथ चाइना सी कहते हैं। जैसे ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, अब इसमें जो छोटे छोटे सीज आएंगे उनको अलग अलग नाम से हम डिनोट करेंगे। ऐसे में एक सी है साउथ चाइना सी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सी। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज का बहुत बड़े पैमाने पर जो ट्रेड होता है वो इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ होता है, और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ होता है। ट्रेड होने के लिए 2 रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रूट अगर हम देखें तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ से शिप जो है यूरोपियन कंट्री के वेस्ट कोस्ट से सेल करते हुए यहाँ से स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, यहाँ से एंटर होते हैं मेडिटेरेनियन सी में, और मेडिटेरेनियन सी से एंटर होकर के यहाँ पर एक स्विस कनाल है, स्विस कनाल से एंटर होते हैं रेड सी में, और ये जो है इस स्ट्रेट को हम कहते हैं बब अल मंदेब स्ट्रेट, दैट इज बब अल मंदेब।
बब अल मंदेब स्ट्रेट। स्ट्रेट देखिए कन्वे स्ट्रेट क्या होती है, दो बिग वाटर बॉडीज को जोड़ने वाली नैरो वाटर बॉडी, इट इज अ स्ट्रेट। जैसे सपोज कीजिए उधर भी लेक है, इधर भी लेक है, और बीच में से पतली सी एक नहर है, तो वो स्ट्रेट है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो ये टेक्निकल वर्ड है, ओके। तो ये जो स्ट्रेट है दैट इज अ बब अल मंद स्ट्रेट, स्ट्रेट जो अरेबियन सी को रेड सी से कनेक्ट करती है। तो दिस स्ट्रेट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, और इंडिया ने आज की डेट में जो अपनी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड की है, उस फॉरेन पॉलिसी में जो इंडिया की समुद्र से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज हैं, जिन्हें हम मैरीटाइम इश्यूज कहते हैं, ओशियन से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं उसको हम मैरीटाइम कहते हैं। मैरीटाइम माने समुद्र। तो आज की डेट में इंडिया के जितने भी मैरीटाइम इश्यूज हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया है, प्रायोरिटी एंड सेकेंडरी। प्रायोरिटी इश्यूज की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी एरिया में सबसे पहले आ जाता है ये बब अल मंदेब स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया का सारा सामान इस बब अल मंदेब स्ट्रेट से होते हुए, रेड सी से होते हुए, स्विस कनाल के थ्रू मेडिटेरेनियन सी में पहुंचता है। उसके बाद यहाँ पर भी एक पतली सी स्ट्रेट है जिसे हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहते हैं, जिब्राल्टर। तो ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए यहाँ पर नीदरलैंड्स पहुंचता है, रॉटरडैम नाम के एक पोर्ट पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है रॉटरडैम, और फिर उसके बाद पूरी यूरोपियन मार्केट में पेनिट्रेट करता है। तो मुद्दे की बात है कि ये जो ट्रेड रूट है, दिस ट्रेड रूट ऑफ स्विस कनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट, और ये यहाँ से पार होता है इस तरह से, और ये पार होने के लिए इसको यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये भी एक बहुत ही नैरो स्ट्रेट है, दैट इज मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट, ये 4-5 स्ट्रेट हैं इंडियन ओशन में जो आपको याद करनी है। ये मलक्का स्ट्रेट के बाद ये साउथ चाइना सी से होकर के जाता है चाइना की तरफ, ठीक है। अब मुद्दे की बात अगर हम देखें तो चाइना को अगर अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? पर्शियन गल्फ। मैंने आपको बताया था, ये देखो, दिस इज ईरान। ईरान का बहुत पुराना एंशिएंट नेम है पर्शिया, और ये जो समुद्र बनता है दिस ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन इज कॉल्ड गल्फ। ओशियन में जब भी इस तरह की फिगर क्रिएट हो उसे गल्फ कहते हैं, और जब भी इस तरह की फिगर क्रिएट हो थोड़ी वाइडर, इसे बे कहते हैं। दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि थोड़ा ब्रॉडर है तो बे है, थोड़ा नैरो है तो क्या है? गल्फ है। तो इसी तरह से ये क्या हो गई? गल्फ। कंट्री कौन सी है? ईरान। उसका पुराना नाम क्या था? पर्शिया। तो इसको हम क्या कहते हैं? पर्शियन गल्फ। तो ये जो पर्शियन गल्फ एरिया है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया रहा है अब तक। तो मुद्दे की बात यह है, जितनी भी ईस्टर्न कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज, अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से मंगवाते हैं, और जब भी यहाँ से शिप आते हैं तो यहाँ पे एक नैरो स्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रीजन है ये भी बहुत ही नैरो स्ट्रेट है। इंडिया के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी एरिया है उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इंडिया की एनर्जी रिक्वायरमेंट कहाँ से होकर के आती है? पर्शियन गल्फ से, और वो कहाँ से क्रॉस होगी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया इन द फॉरेन पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट। सेकेंड, इंडिया के द्वारा जितना भी सामान बनाया जाता है ये बना करके प्रोडक्शन हो करके यूरोपियन मार्केट में जाना है, और यूरोपियन मार्केट में जाने के लिए इसे कहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा? रेड सी से, क्योंकि उसके बाद रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने वाली ये जो नैरो कैनाल है इसको हम कहते हैं स्विस कनाल। स्विस कनाल ये मैन मेड कनाल है, नेचुरल कनाल नहीं है, इंसान ने बनाई है। इट इज ए स्विस कनाल। ये स्विस कनाल के थ्रू जाना है तो यहाँ पे एक और फिर नैरो पैसेज आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं बब अल मंदेब स्ट्रेट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। तो ये जिस तरह से ये दो रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इंडिया की इनपुट के लिए, एक इंडिया की आउटपुट के लिए, इसी तरह से ये दोनों रीजन इंपॉर्टेंट है बाकी की एशियन कंट्रीज के लिए भी, क्योंकि इन एशियन कंट्री की भी ऑयल रिक्वायरमेंट यहीं से आती है, और इन एशियन कंट्रीज में भी जो प्रोड्यूस होता है वो यहीं से बब अल मंदेब स्ट्रेट से होकर के यूरोप पहुंचता है। मतलब कि ये सारा का सारा इंडियन ओशन रीजन जो है ये बहुत बड़ा हॉटस्पॉट है इन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स। यानी कि इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है वो ट्रेड मोस्टली ओशियंस के थ्रू होता है, और ओशियंस के थ्रू जब आप शिप लेकर के जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं जहां से वो शिप क्रॉस होते हैं, और वो रीजन जो है इंडियन ओशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि इंडियन ओशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से दो मुल्क जुड़ते हैं, वर्ल्ड की दो ब्लॉक जुड़ते हैं, ईस्टर्न ब्लॉक एंड वेस्टर्न ब्लॉक, और ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक के बीच में ट्रेड होता है, ठीक है। तो इस इंडियन ओशन रीजन में हर कंट्री अपना कंट्रोल करना चाहती है। उस कंट्रोल करने के पर्पज से ही चाइना आए दिन ये कह के कि मैं सिविल पर्पस के लिए सिर्फ इस छोटी कंट्री की इम्प्रूवमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ के लिए यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करके यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के पोर्ट बना रहा हूँ, बंदरगाह। क्योंकि एक कंट्री आज की डेट में किसी दूसरी कंट्री में जाकर के कोई डिफेंस एक्टिविटी नहीं कर सकती डायरेक्टली, अदरवाइज यूनाइटेड नेशन उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। तो बहाना ये बनाया जाता है कि उस कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हम ये पोर्ट बना रहे हैं। इस बहाने से आज की डेट में चाइना ने इंडिया के अराउंड कुछ इस तरह से पोर्ट बना दिए हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आएगी, चाइना इंडिया को हर तरफ से कवर कर सकता है, ब्लॉक कर देगा। तो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके फॉरेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट में चाइना के इस असर्टिव एक्टिविटी, असर्टिव माने चढ़ के रहना, चढ़ाई करना किसी पे, इस असर्टिव एक्टिविटीज को रोकने के लिए लगातार प्रयास किए जाएं। ये तो बात हुई इंडियन ओशन की। इसके बाद अगर हम देखें, इंडिया का ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर इन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ भी होता है। इंडिया का ट्रेड बहुत ही हाई लेवल पे जापान के साथ होता है, साउथ कोरिया के साथ होता है, और इंडिया इसी पैसिफिक ओशन के थ्रू अमेरिका से भी ट्रेड करता है। क्योंकि अगर थोड़ा और आगे चले जाए तो यहाँ पे अमेरिका है ना, ये देखो अमेरिका, अमेरिका के थ्रू भी ट्रेड करता है। तो ऐसे में इंडियन शिप्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन से निकलना पड़ता है, वो है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी पर अगर चाइना कंट्रोल करना चाहेगा तो ये भी इंडिया के इकोनॉमिक सेंटीमेंट्स को हर्ट करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। दूसरी बात, अगर साउथ चाइना सी पे कंट्रोल हो जाता है चाइना का, तो वहाँ की जो छोटी छोटी और कंट्रीज हैं, चाइना उनके ऊपर भी एक पावरफुल रोल प्ले करेगा, और वो कंट्रीज कहीं ना कहीं इंडिया की नेबर कंट्री हैं। अल्टीमेटली इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको एक थ्रेट हो जाएगा, एक नुकसान हो जाएगा। तो इस वजह से साउथ चाइना सी रीजन में भी इंडिया को अपनी दबिश बढ़ानी होगी। तो मुद्दे की बात यह है, आज की डेट में अगर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो थर्ड पिलर ऑफ फॉरेन पॉलिसी ये है कि इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस बनाना चाहता है पावर का, ताकि पावर किसी के हाथ में ना हो, सबके हाथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्योंकि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे डिफरेंट कंट्री है। कैसे? जब पूरे वर्ल्ड में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दो वर्ल्ड वॉर हुई है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब अमेरिका ये चाहता था, अमेरिका हैविंग अ ड्रीम, कुछ कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं ड्रीम कंट्री, जो ड्रीम रखती हैं। अमेरिका का ड्रीम ये था कि वो वर्ल्ड पावर बने, सुपर पावर बने और सारी पावर अपने हाथ में कंसंट्रेट करे। यही ड्रीम रशिया का भी था। 45-50 ईयर्स तक दोनों फाइट करते रहे और इस पीरियड को हम कहते हैं कोल्ड वॉर पीरियड। फाइनली 1991 में रशिया वीक पड़ गया। पहले रशिया यूएसएसआर होता था, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज मिलके एक रशिया बनता था। 1991 में रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया, रशिया अकेला रह गया और पूरे वर्ल्ड में एक पावर रह गई, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। कुछ उसी तरह के ड्रीम आज की डेट में चाइना भी रखता है। चाइना भी वर्ल्ड पावर बनना चाहता है। तो अमेरिका और चाइना दोनों अगर ड्रीम कंट्री हैं तो इनसे अलग है बिल्कुल इंडिया। इंडिया का डे वन से एक ही एम्बिशन है, यूनिवर्सल पावर, यूनिवर्सल अथॉरिटी। हमेशा इंडिया यूनिवर्सल अथॉरिटी को प्रेफर करता है। यूनिवर्सल अथॉरिटी एक यूनिवर्सल वर्ल्ड हो जिसमें सभी के पास पावर हो। दूसरा, इंडिया कभी भी कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं करना चाहता अपने हाथों में। इंडिया ने हमेशा एक ही वर्ड यूज किया है, एगैलिटेरियन सोसाइटी, यानी कि इंडिया एक एगैलिटेरियन ग्लोबल सोसाइटी बनाना चाहता है। एगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है? जिसमें सभी के पास बराबर अधिकार होते हैं, सभी को इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो ये इंडिया करना चाहता है। तो ऐसे में आज की डेट में अगर हम देखें, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो इंडिया का इमीडिएट रीजन है इंडियन ओशियन, उसके बाद जो इंडिया का सेकेंडरी इंपॉर्टेंट रीजन है पैसिफिक ओशन, जिसमें इंडिया के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इन दोनों रीजन्स में इंडिया की ड्यूटी बनती है कि इंडिया जो पावर स्ट्रगल है उसको बैलेंस करे। किसी के हाथ में ज़्यादा ताकत ना हो, सभी इक्वली पावरफुल हो और सब कुछ पीसफुली हो, किसी में कोई एनिमोसिटी ना हो, सभी प्यार से अपना काम करें। इसके लिए इंडिया ने अपने 2 प्रायोरिटी एरियाज डिसाइड कर रखे हैं। उन प्रायोरिटी एरियाज में जो प्राइमरी प्रायोरिटी एरियाज, उनमें उन एरियाज को इंपॉर्टेंस दी गई है जिसमें इंडिया का इमीडिएट और कोर इंटरेस्ट है, जो इमीडिएटली इंडिया को अफेक्ट करते हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, रेड सी, स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, सेकंड, ये 2 हो गई इधर से स्ट्रेट, सेकंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का, थर्ड
एंड द फोर्थ वन इज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, दैट इज स्ट्रेट ऑफ सुंदा। यहाँ पे सुंदा स्ट्रेट है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये सुंदा आइलैंड है ना, तो यहाँ पे सुंदा स्ट्रेट है, सुंदा, उसके ऊपर मलक्का स्ट्रेट, यहाँ पर सुंदा स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। आज की डेट में इंडिया ने इसे प्रायोरिटी एरिया में डाला है अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में। इसके बाद इंडिया का सेकेंडरी एरिया आ जाता है जो उसने अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी पॉलिसी में डाला हुआ है। सेकेंडरी एरिया की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एरिया में रेड सी आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले प्रायोरिटी एरिया में सिर्फ स्ट्रेट ली थी हमने, हॉर्मोज, रेड सी नहीं लिया था, तो सेकेंडरी एरिया में रेड सी की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। देन साउथ चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड वन इज, देन ईस्ट चाइना सी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन साउदर्न रीजन्स ऑफ द इंडियन ओशियन, माने कि इंडियन ओशियन रिम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक है। तो ये सेकंड प्रायोरिटी एरिया है। अब इंडिया क्या क्या कदम उठा रहा है चाइना को इस रीजन में बैलेंस आउट करने के लिए, अब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बेसिक बैकग्राउंड समझ ली कि इंडिया को करना क्या है और कर क्यों रहा है, अब हम आगे सारी डिस्कशन करेंगे। इतनी ही देर में काफी चीजें पता चली, काफी चीजें क्लियर हुई। होता क्या है कि हम कदम उठाए हैं इंडिया के द्वारा ये चाइना की असर्टिव पॉलिसी को रोकने के लिए और बैलेंस ऑफ पावर स्टैब्लिश करने के लिए। सबसे पहला और सबसे फेमस कदम आप जानते हैं, इंडिया ने पहल करी एक ग्रुप में एंटर होने की, उसे हम कहते हैं द क्वाड, द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, चार, तो नेचुरली चार कंट्रीज में शामिल हैं, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब यूएसए। तो इंडिया इस समय क्वाड का पार्ट है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का पार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन कई सारी चीजों के ऊपर आपस में मिलकर के काम करेगी और इस बात का ख्याल रखेगी कि जो यहाँ की छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करी जा सके। रिक्वायरमेंट क्या है, आज की डेट में चाइना के द्वारा एक नया ही स्टेप अपनाया गया है, वो क्या है, चाइना किसी भी कंट्री में जाके बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। उस हैवी इन्वेस्टमेंट की वजह से वो जो कंट्री है टाइमली किस्तें नहीं दे पाती है, रीपे नहीं कर पाती है, ना प्रिंसिपल अमाउंट ना इंटरेस्ट अमाउंट, अल्टीमेटली वो कंट्री कर्जे में डूब जाती है। फिर चाइना उस कंट्री से जिस लैंड पे चाइना डेवलपमेंट कर रहा होता है वो लैंड लीज पे ले लेता है और चाइना उस कंट्री में अपना दखल बढ़ा देता है। इसको हम कहते हैं चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। ट्रैप होता है जाल, डेट होता है कर्जा, तो चाइना एक डेट ट्रैप पॉलिसी चल रहा है आज की डेट में। इसको हम प्रेडेटरी पॉलिसी भी कहते हैं, चाइना प्रेडेटरी डेट पॉलिसी। प्रेडेटरी माने शिकारी की तरह शिकार कर लेता है किसी कंट्री का। तो ये क्वाड का पर्पस है कि इस इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के द्वारा इस तरह के कदम उठा करके सभी कंट्रीज को अपने अधीन ना कर लिया जाए। इसकी वजह से हमें उन कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, हमें उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देनी है, इजी लोन्स प्रोवाइड करने हैं। तो ये क्वाड एक इम्पॉर्टेंट कदम है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इंडिया के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर इस पर्टिकुलर रीजन में कनेक्टिविटी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उन कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत इंडिया इन डिफरेंट कंट्रीज तक रोड नेटवर्क डेवलप कर रहा है, रेलवे नेटवर्क डेवलप कर रहा है और एयर फील्ड भी डेवलप की जा रही हैं। तो ऐसे में इंडिया पैसों की मदद कर रहा है इन कंट्रीज में गैस पाइपलाइन बिछाने की, ऑयल पाइपलाइन बिछाने की और सड़कें बनाने की। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे। थाईलैंड तक सड़क बना रहा है भारत, म्यांमार और थाईलैंड की मदद से, जो सड़क आगे फर्दर वियतनाम तक जाएगी। मतलब इंडिया के वाराणसी से शुरू होके इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन स्टेट से होकर के वो सड़क सीधा सीधा वियतनाम तक पहुंचेगी। तो ये एक प्रोसेस इंडिया चल रहा है ताकि इंडिया चाइना के एक्शंस को काउंटर कर सके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया इनके साथ बहुत सारे तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बना के काम कर रहा है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। तो ये बिम्स्टेक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जिसके तहत इंडिया इन कंट्रीज के साथ मिलकर के काम कर रहा है। बिम्स्टेक, ठीक है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, टेक्निक के मामले में और इकोनॉमी के मामले में
डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में इंडिया और बाकी बे ऑफ बंगाल के अराउंड जो कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर के काम करेंगी। तो ये कदम भी इंडिया के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बहुत हाई लेवल पर इंडिया इस समय ऑस्ट्रेलिया के साथ एंगेज हो रहा है ताकि ऑस्ट्रेलिया से जो न्यूक्लियर फ्यूल है वो इंडिया को मिल सके, जिसकी वजह से इंडिया का एनर्जी सेक्टर जो है वो स्ट्रेंथन हो सके, इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर डेवलप कर पाए। तो ये भी इंडिया का एक कदम है। इंडिया चाइना के साथ भी बहुत बड़े पैमाने पर रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, जिसमें इंडिया चाइना का बायलेटरल ट्रेड है। बायलेटरल ट्रेड होता है दो कंट्रीज के बीच का व्यापार, बायलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल होता है एक तरफा, बायलेटरल होता है दो तरफा। इंडिया चाइना का बायलेटरल ट्रेड आज वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट बायलेटरल ट्रेड है। जापान के साथ इंडिया का बहुत जबरदस्त करार चल रहे हैं। इंडिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जापान लगा रहा है और जापान को डेडिकेटेड इंडिया ने 2-3 पोर्ट डेवलप किए हैं जिसके थ्रू जापान को इंडिया रॉ मटेरियल सेंड करेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जापान में नहीं होते हैं। सो द कंसेप्ट इज हर पैमाने पर, चाहे वो कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे किसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो, चाहे वो कोई कनेक्टिविटी का प्रोग्राम हो, हर लेवल पर इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो चाइना की असर्टिव पॉलिसीज को यहाँ पर कंट्रोल कर सके और इंडो पैसिफिक रीजन में एक बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश कर सके। क्लियर? कोई दिक्कत या टेंशन तो नहीं? बस ये पॉइंट इतना ही समझाता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आइसोलेटिंग पाकिस्तान। That is next very important aspect, that is engaging and isolating Pakistan. Okay? इस तरह से पाकिस्तान एंगेजमेंट एंड आइसोलेशन। ओके, क्या है ये? देखिए, अब आपको कुछ नया पढ़ाते हैं। आप लोगों ने लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ी? नाउ आई विल टीच यू समथिंग न्यू, दैट इज लुक वेस्ट पॉलिसी और लिंक वेस्ट पॉलिसी। या तो लुक वेस्ट पॉलिसी कह लीजिए या लिंक वेस्ट पॉलिसी कह लीजिए। ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव इंडिया के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम पर हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे ना, वो तब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ, अब वो समझते हैं। पीवी नरसिम्हा राव के समय में उन्होंने ये कहा कि हमें ईस्ट की तरफ देखना चाहिए, लुक ईस्ट पॉलिसी अपनानी चाहिए। मतलब म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, इनके साथ हमें संबंध बनाने चाहिए और फिर ही इंडिया की ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि ये कंट्रीज तब बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो कर रही थी, इनके पास इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत था। 2005 का टाइम आया तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और स्टार्ट करी। उस टाइम पर कंट्री में कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि वो सरकार अकेले कांग्रेस से नहीं बनी थी, उसमें और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, इसलिए उस पूरे ग्रुप को कहा जाता है यूपीए, मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। देश में दो ग्रुप हैं, एक कांग्रेस वाला ग्रुप है जिसे हम यूपीए कहते हैं, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, और एक है एनडीए, बीजेपी वाला ग्रुप, जिसे हम कहते हैं नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो यूपीए है इसकी सरकार थी और 2005 में मनमोहन सिंह के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया जिसे कहा गया लुक वेस्ट पॉलिसी। इसी के तहत 2006 में यूएई के जो किंग हैं उनको 26 जनवरी की परेड पे भी बुलाया गया था। संबंध बहुत तरीके से आगे बढ़ते भी रहे, कभी रुकते रहे, कभी फिर बढ़ते रहे, सिस्टम ऊपर नीचे चलता रहा। नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी तो लोग बहुत ही हैरान थे, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे उस दौरान किसी भी इंटरव्यू के दौरान नरेंद्र मोदी ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्लोज नहीं किया। साल के पहले, अपने रूल के पहले साल में, यानी कि फॉरेन पॉलिसी का जो फर्स्ट ईयर था, अप्रैल 2014 से जुलाई 2015 तक भी किसी तरह से किसी वेस्ट एशियन कंट्री का दौरा नहीं किया और उसका जिक्र भी नहीं किया। और ध्यान रहे
इंडिया जानबूझ करके मिडल ईस्ट को वेस्ट एशिया कहता है। इंडिया कभी भी उसे मिडल ईस्ट नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि मिडल ईस्ट एक अंग्रेजों की दी हुई टर्म है, जिसमें अंग्रेज जब अपनी कंट्री से चलते थे और एशिया आते थे तो उन्हें सेंटर में ये कंट्रीज पड़ती थी, जैसे इजराइल है, सीरिया है, लेबनान है, इराक है। तो चूंकि ब्रिटेन से इंडिया तक आते आते ये बिल्कुल मिडल में है और है भी ईस्टर्न साइड पे, तो इनको मिडल ईस्ट कहा जाता था। इंडिया कभी भी इस ब्रिटिश पीरियड की लेगेसी को फॉलो नहीं करना चाहता है और इंडिया ये बताना चाहता है कि ये एशिया का हिस्सा है। मिडल ईस्ट कहेंगे तो पता नहीं लगेगा ना किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है। अगर आप उसे वेस्ट एशिया कहेंगे तो पता लग जाएगा कि ये एशिया का पार्ट है। ऐसे ना चेयर रोटेट करो जिधर मैं करेंगे तो अगर एशिया वर्ड यूज करेंगे तो पता लगेगा कि एशिया का पार्ट है। तो वेस्ट एशिया वर्ड डेलिबरेटली इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में यूज करता है। ध्यान रखना ये बात, इंडिया कभी भी उसे मिडल ईस्ट नहीं बोलता। पहली बात। दूसरी बात, 2015 के बाद मोदी की पॉलिसी में चेंजेस आए। इसमें कई तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबल थी। उन दिनों में बिहार और केरला में इलेक्शंस थे और ये जो बिहार और केरला के इलेक्शंस थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे नरेंद्र मोदी के लिए। अब इनका कनेक्शन कैसे बनता है आगे वो मैं अभी समझाऊंगा। एकदम से अनाउंसमेंट कर दी जाती है फॉरेन पॉलिसी ऑफिसर्स के द्वारा कि नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई, जिसकी कैपिटल अबू धाबी है, वहां पे विजिट करेंगे। शिफ्ट आ जाता है मोदी की पॉलिसी में, टोटली चेंज आता है। ये क्या चेंज आता है? यूनाइटेड अरब अमीरात में विजिट करने का प्लान बनाया जाता है। ऐसी चीजें क्यों होती हैं, हालात किस तरह से बदलते हैं, अब उन चीजों को